नमस्कार दोस्तों, मैं महिंदपाल आज आपके लिए फिर से एक और नई क्लास हिंदी की लेके आया हूं आपके लिए। और सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप करते हो और बहुत सारा प्यार जो हमें देते हो उसके लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो मैं जो आज की क्लास लेके आया हूं आपके लिए वो है कारक की। कारक इससे पहले कारक से पहले हम कई क्लासें कर चुके जिसमें हमने किया था, सबसे पहले वर्ण विचार किया था, स्वर और व्यंजन किया था, इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम और लगातार उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नई क्लास लेके आया हूं वो है कारक। आपके सामने लिखा हुआ है टॉपिक कारक, इसको बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कारक को करने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी होता है कि कारक वास्तव में होता क्या है, कारक का अर्थ क्या होता है। कारक वो चीज होती है किसी क्रिया को करने में जो सहायता करते हैं, किसी क्रिया को करने में सहायता करते हैं। और क्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया को करने में सहायता करने वाले क्या होते हैं, कारक होते हैं। अब मैं बताऊं क्रिया क्या होता है, तो किसी काम का होना, कोई भी काम जो होता है वो क्रिया कहलाता है। क्रिया को भी समझेंगे पर पहले कारक को समझने के लिए क्रिया को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कोई काम, हम जो भी काम करते हैं और उसमें जो शब्द हमारी सहायता करते हैं, उसको प्रकट करने में सहायता करते हैं, उसका उच्चारण करने में जो सहायता करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पे आते हैं डायरेक्ट कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिएगा कारक की परिभाषा जो है वो क्या होती है। इसकी परिभाषा कोई भी क्रिया को करने में, कोई भी क्रिया करने में सहायता देने वाले, या हम कह सकते हैं सहायक जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी क्रिया को करने में सहायता देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। ठीक है, और हिंदी में अगर कारक की बात करें कि कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक, तो हिंदी में कुल कारक जो होते हैं, हिंदी में कुल कारक 8 होते हैं। हिंदी में कितने कारक होंगे, 8 होंगे। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। ठीक है, और इन 8 कारकों में जो 8 कारक है इसमें क्या लगता है, कुछ विभक्ति चिन्ह लगते हैं। 8 कारकों में विभक्ति चिन्ह लगते हैं। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा, चिन्ह इसी प्रकार लिखा जाता है। उच्चारण करने में इसको चिन्ह कहते हैं, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। ठीक है, इसका लिखने का एक और भी तरीका है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है लगा के यहाँ पे न लगा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई लोग क्या करते हैं, इसको लिखने में इस प्रकार से इसको लिख दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से हमने कभी नहीं लिखना है। अगर आज से पहले आपने कोई गलती इसमें की हो तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। ये नहीं लिखना, ये लिखो सही है, ये लिखो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसका उच्चारण जो करते हैं वो चिन्ह के समान करते हैं, चिन्ह नहीं होता। तो इसकी जो विभक्ति चिन्ह होता है उसको देखिएगा कौन कौन से होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, देखिएगा कौन कौन सा होता है। सबसे पहला जो आता है वो आता है कर्ता कारक, कर्ता कारक। ठीक है, इस तरफ मैं कारक लिख रहा हूं, यहाँ पर ये कारक है हमारा। ठीक है, और ये विभक्ति चिन्ह रहेंगे। ठीक है, यहाँ कारक लिखूंगा, यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लिखूंगा कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहला कौन सा है, कर्ता कारक है, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्ता का क्या होता है, ने होता है। उसके बाद दूसरा आता है
कारक कौन सा? कर्म, कर्म कारक। कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो को होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे कि इसका उपयोग कहां पे होता है, वो बात की बात है, पहले समझना है सिर्फ होते कौन कौन से हैं इनको देखिएगा। जो तीसरा आता है इसके बाद, उसके बाद आता है कर्ण कारक, कर्ण कारक। ध्यान दीजिएगा, पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है, इसके बाद आता है कर्ण कारक। और कर्ण जो होता है वो होता है एक साधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके लिए आता है से या के द्वारा, या तो इसका से आएगा या के द्वारा आएगा। इसके बाद चौथा जो भाग आता है इसका कारक का, वो कौन सा आता है? अपादान दे देता हूं मैं, अपादान कारक। इसका भी से होता है। मैं दोनों पास पास में इसीलिए लेके आया हूं कि आपको अच्छे से समझ आए। से लगा रहा हूं मैं, इसके लिए भी क्या आता है? से। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो से आता है अपादान, ये अलगाव की स्थिति में आता है, यानी कि कोई चीज जो है वो अलग होने की स्थिति में आता है। यदि कोई चीज एक दूसरे से अलग हो रही हो, वहां पर अपादान कारक आता है। इसके बाद पांचवा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान में क्या होता है? के लिए आता है, या इसमें भी कई बार को भी ले लेते हैं, बट ज्यादातर के लिए ही रहता है। इसके बाद संबंध कारक भी आता है, संबंध कारक भी आता है। और संबंध का अर्थ जो क्या होता है? एक दूसरे के साथ जुड़ना। संबंध को इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, का, के, की। ये जो शब्द आते हैं ये संबंध कारक में आते हैं। इसके बाद सातवां जो रहता है वो अधिकरण कारक रहता है। अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ जो होता है किसी के ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है अधिकरण का में या पर। या तो वाक्य में शब्द आएगा या पर आएगा। इसके बाद लास्ट जो रहता है 8 नंबर, वो होता है संबोधन, संबोधन कारक। और संबोधन में क्या आता है? हे, अरे या ओ आता है। विस्मय बोधक आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अब 8 कारक है, इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल से करते हैं आगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहला था हमारा कर्ता कारक, हमने अभी अभी लिखे थे। सबसे पहला जो कारक था वो था कर्ता कारक। इसको डिटेल से करते हैं अपन। कर्ता कारक क्या होता है? ध्यान दीजिए, कर्ता क्या होता है। कर्ता कारक को समझने के लिए हमें सबसे पहले कर्ता को जानना जरूरी होता है कि कर्ता क्या होता है।
तो देखिए कर्ता जो होता है वो काम को करने वाला होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला, काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। कोई भी काम कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं यहाँ पे करता हूं, ठीक है, तो ये क्या होता है? कर्ता होता है। अब इस कर्ता कारक होता कहां पे है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि कर्ता कारक क्या होता है या इसकी परिभाषा क्या होता है, ठीक है। तो वे शब्द या संज्ञा, मैं यूं कहूं कि संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम का रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो कार्य को करने वाले का, कार्य को करने वाले का बोध करवाए, करने वाले का बोध करवाए, क्या कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है। कर्ता कारक क्या होता है? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो कार्य को करने वाले का बोध करवाए, कर्ता कारक कहलाता है। और वह किस प्रकार से करवाता है? इसका जो उपयोग होता है, ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है? हमेशा जो भूतकालीन क्रिया होती है, भूतकालीन क्रिया के साथ होता है, यानी कि जो घटना घट चुकी है हमसे पहले, उनके साथ कर्ता कारक का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। यानी कि हमसे पहले जो घटना घटी है उनके साथ जो है कर्ता कारक आता है, ठीक है। और इसका विभक्ति चिन्ह, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है उसको भी ध्यान में लीजिएगा। कर्ता का हमने अभी क्या लिखा था? ने आता है। कर्ता के लिए विभक्ति चिन्ह ने आता है, ठीक है। किस प्रकार से आएगा, यानी कि इस ने का उपयोग कहां पे लगाते हैं हम वो समझते हैं। तो देखिएगा, एक वाक्य लिखा हुआ है, राम ने रावण को मारा, ठीक है। राम ने रावण को मारा, ठीक है। कौन मार रहा है? राम मार रहा है, ये करता है। इसके साथ कौन सी विभक्ति लगी हुई है? ने लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस अंडरलाइन जो दिया होता है, जो नीचे लाइन लगी होती है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। चाहे कोई भी एग्जाम हो हमारे सामने, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो देता है उसमें एक तो अंडरलाइन होगी, ध्यान दीजिएगा, रेखांकित किया होगा, उसी में बताना है हमें कि इसमें कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है मैंने, तो इसमें बताना है हमें कि कौन सा है, ठीक है। तो राम ने रावण को मारा, ठीक है। आगे का वाक्य छोड़ दीजिए, सिर्फ राम के साथ लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राम के साथ लगाया है, राम ने मारा, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? काम को करने वाला कौन है? मारने वाला कौन है? राम है। राम के साथ क्या लगा हुआ है? ने विभक्ति लगा हुआ है, वे ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। और यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। या राम ने गाना गाया, राम ने गाना गाया, ठीक है। तो गाना गाने वाला कौन है? राम ने गाना गाया। गाना कौन गा रहा है? राम गा रहा है, ठीक है। और गाना गाना एक क्रिया है, कर हमारी कर्म है, कोई काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? गाना गा रहा है। तो राम गाना गा रहा है, यानी कि राम क्या है? करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो है वो इसमें आते हैं। अंडरलाइन को ध्यान में रखते हुए उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसको मैं इरेज करता हूं। कर्ता कारक पूरा हुआ, इसके बाद कर्म कारक आता है।
कर्ता कारक के बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो रहता है कर्म कारक, ठीक है। और मैं अभी अभी कर्म कारक के बारे में भी बात कर चुका कि कर्म क्या होता है। कर्म क्या होता है? कोई भी काम। कर्म क्या होता है? कोई भी काम, कोई भी कार्य या काम जो हम करते हैं वह कर्म है। एक टीचर का कर्म है पढ़ाना, विद्यार्थी का कर्म है पढ़ना, ठीक है। तो ये जो काम होते हैं हमारे, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है, ठीक है। और कर्म कारक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वहां पर कौन सा होता है? कर्म कारक होता है। क्रिया का फल किस प्रकार से पड़ेगा? जैसे कि मैंने लिखा था पहले, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, ठीक है। और यहां पर जो विभक्ति चिन्ह होता है कर्म का, विभक्ति चिन्ह वो क्या था? हम बात कर चुके, को होता है, ठीक है। जिसके साथ को लगा होता है वहां पर देखना है, यानी कि राम ने किसको मारा, ठीक है। यानी कि जो उसका कर्म है या उसकी क्रिया है, क्रिया कर्म ही होता है एक तरफ से, तो जो क्रिया है इसका फल किस पर पड़ रहा है, यानी राम किसको मार रहा है? तो राम रावण को मार रहा है। ध्यान दीजिएगा, राम ने किसको मारा? रावण को मारा, ठीक है। और जहां पर फल पड़ता है वहां पे क्या होता है? कर्म कारक होता है, ठीक है। तो यहां पर रावण को, ये क्या है? हमारा कर्म कारक है, ठीक है। तो राम का जो कर्म था वो क्या था? रावण को मारना कर्म था, ठीक है। तो यहाँ पे रावण को, इसमें क्या है? कर्म कारक है, ठीक है। राम ने रावण को मारा, कौन सा कारक है? कर्म कारक है, विभक्ति चिन्ह को आता है, ठीक है। तो ये था हमारा कर्म कारक, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद तीसरा कर्ण कारक। तीसरा जो था वो था कर्ण कारक। देखिएगा, कर्ण कारक का अर्थ जो होता है, मैं पहले ही आपको बात कर चुका है इसकी। कर्ण का अर्थ जो होता है यहां पे साधन से लिया गया है, साधन। कर्ण क्या होता है? साधन, ठीक है। तो साधन का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? ध्यान दीजिएगा कि जिस साधन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा, जिस साधन के द्वारा क्रिया को पूरा किया जाता है, जिस साधन के द्वारा क्रिया को पूरा किया जाता है वहां पर कर्ण कारक होगा। किस प्रकार से होगा, या इसका विभक्ति जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? देखिएगा, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? इसका विभक्ति चिन्ह से होता है, विभक्ति चिन्ह से होता है, ठीक है। या कई बार के द्वारा भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, के द्वारा आए या से आए तो एक ही बात होती है, ठीक है। कैसे लिखते हैं? मोहन कलम से लिखता है, मोहन कलम से लिखता है। मोहन क्या कर रहा है? कोई कर्म कर रहा है, ठीक है। और वो किसके द्वारा कर रहा है, यानी कि इसके पास साधन क्या है? मोहन कर्म कर रहा है, लिख रहा है। और किसके द्वारा लिख रहा है या किसकी सहायता से लिख रहा है? कलम से लिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? कलम साधन है, एक लिखने का उपकरण है। और जहां पर साधन होता है वहां पे क्या होता है? कर्ण कारक होता है, ठीक है। तो ये था इसका साधन। या इसी के द्वारा एक और एग्जाम्पल जो पहले राम और रावण का लेते हैं, इसी में क्या करेंगे?
राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। ये क्या है? बाण से या बाण की सहायता से मारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या चीज है? साधन है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत होती है कि करण कारक क्या होता है, साधन का उपयोग किया जाता है, और ये कर्म कारक। मैं इसको रिपीट कर देता हूं। कर्म कारक है, कर्म का अर्थ होता है कोई भी काम करना, इसके बाद जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है वहां पे कर्म कारक रहता है। यहां पर राम ने रावण को मारा था, तो क्या था? फल किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा था, यानी कि रावण में जो है कर्म कारक है, राम का कर्म जो था वो रावण था। इसके बाद विभक्ति चिन्ह इसका को होता है, हम बात कर चुके। इसके बाद कर्ण कारक आता है। कर्ण कारक का उपयोग जो है एक साधन के रूप में लिया जाता है। जिस साधन के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा कोई काम को पूरा किया जाता है वहां पे क्या होता है? कर्ण कारक होता है। और कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से या के द्वारा होता है। इसका उदाहरण हम लेते हैं तो मोहन कलम से लिखता है, तो मोहन है वो लिखता है। उसके बाद साधन क्या है? लिखने का जो साधन है वो क्या है? कलम है, और कलम में क्या रहेगा? कर्ण कारक रहेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इससे आगे बढ़ते हैं अपन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तब तक हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई चीज छूट रही है या आपको नहीं समझ में आ रही तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको अपादान कारक बता देता हूं। यहां पे अपादान कारक, अपादान कारक देखिएगा क्या होता है अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक क्या होता है? वहां पर यूज होता है जहां पे अलगाव की स्थिति होती है। ठीक है, जहां पे अलग की स्थिति हो, अलग होने की स्थिति में, अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। ठीक है, बट कहां पे होता है? पृथकता की स्थिति में होता है। कोई चीज एक चीज से अलग हो रही हो वहां पर होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या यहाँ पे होता है? तुलना में होता है, तुलना में होता है। ठीक है, यदि दो चीजों की हम तुलना करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। अपादान कारक को समझाते हैं, बहुत से लोग अपादान कारक को समझाते हैं, पर सिर्फ ये चीज समझाते हैं अलग होने की स्थिति में अपादान कारक होता है। ठीक है, बट तुलना में भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। इसके बाद यदि लज्जाने का भाव होता है, किसी को लज्जा आए, लज्जाने के भाव में भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए इसको करता है। अलग की स्थिति में पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता है, पेड़ से गिरेगा तो क्या होगा? पत्ता अलग होगा। ठीक है, और अलग जहां पे होता है वहां पे कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, राहुल छत से कूद गया। ध्यान दीजिएगा, राहुल छत से कूद गया। ठीक है, अगर छत से कूदेगा तो क्या वो छत से अटैच रहेगा? नहीं रहेगा, और अलग हो जाएगा। जब छत से कूद गया तो अलग हो गया, छत से दूर हो गया, तो वो क्या है? कूदना, अलग होना, स्थान छोड़ा है उसने,
यानी कि इसमें भी अपादान कारक है। इस प्रकार के एग्जाम्पल भी आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर लज्जाने का भाव है तो भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। बहु सास से लज्जाती है, बहुसास से लज्जाती है, ठीक है। तो यहां पर शर्म का भाव है, लज्जा का भाव है, और वहां पे भी क्या होता है, अपादान कारक होता है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ तुलना, ये रहेगा तुलना। तो तुलना का अर्थ क्या होता है, दो के बीच में तुलना करना, उसमें भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। कैसे होता है देखिएगा, मोहन सोहन से श्रेष्ठ है, मोहन जो है वो सोहन से श्रेष्ठ है। इन दोनों में तुलना की जा रही है कि अधिक श्रेष्ठ कौन है। तो मोहन जो है वो सोहन से श्रेष्ठ है, ठीक है। से लगा हुआ देख करके आपने कोई और नहीं करना है, अलगाव की स्थिति इसमें है, यानी अलग है, श्रेष्ठ है तो। और एक तुलना का भी भाव इसमें आता है, तो इसमें हमने क्या करना है, अपादान कारक जो है वो करना है, ठीक है। इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद जो था हमारा संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, ठीक है। संप्रदान का अर्थ क्या होता है देखिएगा, संप्रदान अर्थ में इसी में निहित है प्रदान। कोई चीज किसी के लिए देते हैं हम, तो वहां पर क्या आता है, संप्रदान कारक आता है, ठीक है। कोई चीज देना संप्रदान कारक आता है, ठीक है। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, विभक्ति चिन्ह। के लिए आता है, या के निमित्त भी आता है। के लिए आ सकता है, के निमित्त आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जिसमें आती है वो क्या होता है, संप्रदान कारक रहता है। जो हमारा संप्रदान कारक रहता है, इसका उदाहरण करते हैं हम, हमें समझ में आ जाएगा। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि इसका क्या उदाहरण रहेगा। संप्रदान यानी किसी को कोई चीज देते हैं जब, तो संप्रदान कारक रहता है। मान लो राजा ने गरीब को दान दिया या धन दिया, जो भी है, राजा ने गरीब को दान दिया, ठीक है। यहां पर क्या कर रहा है, दे रहा है कोई चीज, और देना क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। या राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। और जहां पर देने का, कोई भी चीज दे रहे हैं, देने की जब बात हो, वहां पर क्या होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद रहता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है देखिएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ना। संबंध कारक हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कर चुके कल, उसमें भी आपको समझ में आएगी संबंध किस प्रकार से जुड़ता है, ठीक है। और संबंध में जो काम होता है, जो बात होती है, वो स्वयं के लिए होती है, ठीक है। तो इसमें भी हम एग्जांपल दे सकते हैं कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं
वो संबंध कारक में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संबंध कारक में क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संबंध जो है वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला पार्ट आता है वो आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण का अर्थ देखिएगा, इसका संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह था वो देख लीजिएगा, विभक्ति चिन्ह क्या था इसका, का, के, की, इस प्रकार के थे। अधिकरण का क्या होता है, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह जो होता है में पर होता है, या तो में आता है या पर आता है। ठीक है, किस प्रकार से आता है, उसका अधिकार भी उस पर होता है। यहां पे लेंगे पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आकाश में, ठीक है, यहां पर कौन सा है, अधिकरण कारक है। ठीक है, तो इसको मैं रीच करता हूं और बढ़ते हैं अपन आगे। इसके बाद लास्ट जो रहता है हमारा वो रहता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, समझिएगा संबोधन क्या क्या होता है कि जब हम कभी भी संज्ञा या सर्वनाम को, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम को बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो उसमें क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, या संबोधन का अर्थ हम सिर्फ ये ले सकते हैं कि किसी को बुलाना या पुकारना। ठीक है, अगर बुलाएंगे, किसी व्यक्ति को बुलाएंगे तो वो क्या होता है, या तो संज्ञा होता है या सर्वनाम होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले लिख देता हूं इसको, संबोधन क्या क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम को, संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाता है या बुलाया जाता है, बुलाया जाए, वहां पर क्या होता है, संबोधन कारक होता है। ठीक है, किस प्रकार से, या इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, देखिएगा, इसका होता है अरे, ओ या हे। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा होता है, एक विस्मय बोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मय बोधक चिन्ह कौन सा होता है, देखिएगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये लगा होता है। ठीक है, और संज्ञा या सर्वनाम को बुलाने का अर्थ मेरा ये था, जैसे कि ये लगा करके इसका उदाहरण पढ़ते हैं हम। इसका उदाहरण कैसे होता है, अरे मोहन, अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आ। ठीक है, इस प्रकार से लगा होगा। ठीक है, और एकदम से इसको बोला जाएगा अरे ओ, ठीक है, या हे प्रभु रक्षा करो, इस प्रकार के जो होते हैं वो इसमें होते हैं। ठीक है, और मैंने संज्ञा या सर्वनाम कैसे लिया कि अरे के साथ में मोहन लगा हुआ है, और मोहन हमें पता है किसी का नाम है, और जहां पर किसी का नाम होता है वो किसका अर्थ होता है, संज्ञा होता है, यानी कि संज्ञा का अर्थ हमने बताया था कि किसी का नाम होता है। तो ये था हमारा संबोधन कारक। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये था हमारे कारक। ठीक है, जो 8 प्रकार के कारक थे हमने डिटेल से पढ़े। इनको समझने के लिए आपका धन्यवाद, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और कोई भी कमी जो रह गई इसमें
वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी कमी है मैं उसमें सुधार करूंगा और आने वाले वीडियो में आपको बिल्कुल वो कमी आपकी नहीं आएगी, मेरी जो कमी है वो नहीं आएगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।